स्कूल के प्रिंसिपल सर, उनकी फैकल्टी सर हमारे साथ खड़े हैं, मैम हमें कोऑर्डिनेट कर रही हैं, उन सबका थैंक यू करूंगा। और साथ में आप सभी बच्चे, जो कि आप सभी 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, राइट? तो आपके लिए सही टाइम पर एक ऐसी वर्कशॉप जिसके जरिए आप आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की अलग अलग स्थानों पर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आज आप 12th तक जीवन के उस दौर में हैं जहाँ पे आप घर से निकलते हैं, घर से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दूर स्कूल होता है, और स्कूल में भी आप फैकल्टी की, टीचर्स के गाइडेंस में बस से या किसी भी तरीके से स्कूल पहुँचते हैं। उसके बाद पूरे दिन आप स्कूल में रहते हैं अपने टीचर्स के अंडर में, और उसके बाद आप अपने घर चले जाते हैं। लेकिन इस 12th के सेशन के बाद कोई बच्चा मेडिकल में MBBS करने जाएगा, कोई इंजीनियरिंग में BTech करने जाएगा, कोई कॉमर्स में BCom करने जाएगा, तो बहुत सारे लोग अपने अपने फील्ड्स के अंदर जाएंगे। घर से भी आपको दूर रहना पड़ेगा, कई कई घंटों का सफ़र भी करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आज आप समझदारी के उस पड़ाव में हैं, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो अच्छा बुरा समझते हैं, हर लोगों की मदद कर सकते हैं, घर में भी किसी की मदद कर सकते हैं और बाहर भी लोगों की मदद कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर सोशल एक्टिविटीज़ के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जागरूक करने के माध्यम से हम इस नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मिशन के तहत हमारा ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जो कि आपके पटौदी के अंदर है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है कैपिटल यूनिवर्सिटी सिक्किम से, और वो आज एक वर्कशॉप यहाँ पे जो BLS के ऊपर स्पेशली बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने के लिए आपके बीच में उपस्थित है। और ये सारी जो हेल्प है इस ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के जरिए जो ये काम हो रहा है, इसके अंदर विशेष सहयोगी के तौर पे है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, जो पटौदी के बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। इन दोनों के कोलैबोरेशन के साथ आज हम आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसी इमरजेंसी व्यवस्थाओं के लिए, कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशंस के लिए आपको ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, जिनसे आप लोगों की स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, घर में, क्योंकि सभी के घर में बुजुर्ग होंगे। आमतौर पर जो गांव में हमें समस्याएं फेस करनी पड़ती है कि करंट लग जाता है मशीनों से, मशीनों के अंदर हाथ आ जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम चल रही है, जिसके लिए हम CPR का स्पेशली इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहुत सीनियर फैकल्टी, हमारी मैम दमनप्रीत कौर जो है, वो आपको डेमो के माध्यम से सारी चीज़ें समझाएंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के हिसाब से अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर हम विभिन्न स्कूलों में जाकर सारे बच्चों को और फैकल्टी को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि ग्लोबल A1 इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, जो कि आपके 12th के बाद बच्चों को पैरामेडिकल के कोर्सेज भी कराते हैं, जैसे OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, GNM, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके पूरी टीम के साथ आज हम आपके बीच में आए हैं, आपके स्कूल की फैकल्टी के बीच में, जिनका मैं अगेन थैंक यू भी बोलूँगा। और अब हम वर्कशॉप की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ हमारी टीम के जो बिजनेस डेवलपमेंट हेड है मिस्टर कमल शर्मा जी, हमारे मार्केटिंग के हेड और एजुकेशन सेक्टर के हमारे जो प्रमोशन मैनेजर हैं विक्रम कुशवाहा जी, हमारी सीनियर फैकल्टी दमनप्रीत कौर मैम, और हमारी पूरी टीम, हमारे हॉस्पिटल की सीनियर नर्सिंग स्टाफ प्रीति, और हमारी पूरी टीम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सब की हेल्प से आज हम इस वर्कशॉप की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार तालियों के बीच में आप बुलाएंगे दमनप्रीत मैम को, और वो इस वर्कशॉप को बहुत बेहतर तरीके से चलाएंगे। थैंक यू। Myself, Damanpreet Kaur. I am a course coordinator in charge at Global A1 Institute of Paramedical Science. I am a training in ICN at Medanta. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट एड के बारे में। तो आप सबने सुना होगा फर्स्ट एड के बारे में, पता सबको क्या होता है फर्स्ट एड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंटिंग हेयर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू यू कैन बिकम अ हीरो इन द इमरजेंसीज कंडीशंस, कि इमरजेंसी कंडीशंस में आप हीरो कैसे बन सकते हो। इट मीन्स कि सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर प्लेइंग टुगेदर, सडनली योर फ्रेंड इज फॉलिंग डाउन, कि आप अपने दोस्तों के साथ एक गेम खेल रहे हो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते होगे आप सब, गेम्स वगैरह खेलते हो, एंड आपका जो फ्रेंड है वो सडनली गिर गया, यानी कि फॉलिंग डाउन हो गया। तो उस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, कि आपने देखा कि आपका फ्रेंड है वो आपका फॉलिंग डाउन हो गया, यानी कि वो गिर गया। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स के बारे में, कि इमरजेंसी में आप क्या केयर दे सकते हो, इमरजेंसी कंडीशंस में आप क्या केयर दे सकते हो, और ये शॉर्ट टर्म केयर होती है। फर्स्ट एड का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको फर्स्ट एड दी, मतलब कि आपने शॉर्ट टर्म केयर दी देन आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म केयर होती है कि सपोज आपको कोई कट वगैरह लग गया, ठीक है, आपकी वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी,
ठीक है, आपने हाँ उस पर कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट नहीं दिया। आप जब तक हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो आपका सपोज आपका है 30 मिनट्स का डिस्टेंस है, आप जब तक वहाँ जाओगे तो जो आपका फ्रेंड है उसका काफ़ी जो ब्लड है वो काफ़ी लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जब तक आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपके घर से लेके आपके हॉस्पिटल तक का जो डिस्टेंस है, उस टाइम पे आप उसको ऐसी शॉर्ट टर्म क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो कि आप उस ब्लीडिंग को एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए आप उसको स्टॉप कर सको, ताकि जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो एक सीवियर कंडीशंस कि आपका जो फ्रेंड है उसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब ना हो सके, उसके लिए आप क्या क्या प्रिवेंशंस कर सकते हो। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एड में हम किस किस के बारे में बात करेंगे? फर्स्ट एड केयर, जिसमें हम फर्स्ट आपकी बात करेंगे कट या ब्लीडिंग के बारे में, कि अगर आपको कोई भी कट लग जाता है, कोई भी स्मॉल माइनर या मेजर वुंड हो जाता है, आपको ब्लीड होने लग गया। और सेकंड में हम बात कर सकते हैं बर्न के बारे में, कि बर्न जैसे घर पे किसी पे कोई गर्म चाय, गर्म पानी या एनी टाइप ऑफ बर्न, आपको किसी भी वजह से बर्न हो गया, जल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं चोकिंग के बारे में। चोकिंग क्या होता है कि जैसे आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होते होंगे कि कोई कॉइन हो गया या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होगी, बच्चों की आदत होती है कोई भी चीज़ उनके हाथ में लगी तो वो अपने एंगल्फ कर लेते हैं, यानी कि इंजेस्ट कर लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। तो वो क्या करती है, आगे जाके आपका जो एयरवे होता है, यानी कि जैसे आप सांस लेते हो, आगे जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन कोज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कंजेशन, यानी कि जो आपके सांस लेने का रास्ता है उसको क्या कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। तो दैट इज़ अ चोकिंग। तो अगर कोई बच्चा है उसने कोई भी चीज़ ली, खेलते खेलते उसने अपने मुंह में डाल ली, तो उसका जो गला है वो कैसा हो जाएगा, आपका चोक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्चर की, कि जैसे आप सब खेल रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई भी झूले खा रहे हैं या एनीथिंग एल्स, आप कोई भी अदर स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कि आपका जो फ्रेंड है वो गिर गया, उनका कोई भी माइनर या मेजर फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर पता है, बोन का टूटना, दैट इज़ अ फ्रैक्चर। वो फ्रैक्चर आपका माइनर भी हो सकता है और फ्रैक्चर आपका मेजर भी हो सकता है। तो आप उसके लिए शॉर्ट टर्म क्या क्या ट्रीटमेंट्स दे सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं BLS के बारे में। BLS इज स्टैंड फॉर बेसिक लाइफ सपोर्ट, कि बेसिकली आपकी लाइफ को सपोर्ट देने के लिए ऐसे कौन कौन से इंटरवेंशंस हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है। आज हम 1 by 1 सबके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं कट एंड ब्लीडिंग के बारे में, कि ठीक है कि आपको घर पे काम करते हुए कोई भी स्मॉल कट लग गया, उसमें से आपको ब्लीड हो रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं ड्यू टू अ लैक ऑफ एजुकेशंस, कि जैसे कई बहुत बैकवर्ड्स एरिया होते हैं, हमारे जो भी बड़े बूढ़े हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो क्या करते हैं जब कट लग जाता है तो कई लोग उस पर मिट्टी वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है, या फिर काउ डंक वगैरह लगा लेते हैं, जो हमारे जो हैं बड़े लोग वो ऐसा कर लेते हैं। फिर जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, आपको सेप्सिस देखने को मिलेगा, यानी कि इन्फेक्शन कोज करने की चीज़ें होती हैं। अब जो मिट्टी होगी तो उसमें तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे ना आपके, तो अगर आप वो लगाओगे आपके ओपन वुंड में, तो वो आपके सीधा कहाँ जाएगा, आपके ब्लड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, ऐसी आपको नहीं करनी। तो हम आपको ऐसे कुछ इंटरवेंशंस बताएंगे जो आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, जब तक आपको एडवांस मेडिकल टीम नहीं आ जाती या फिर आप खुद डॉक्टर के पास नहीं चले जाते हो, डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे देता है, तब तक के लिए हम शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो उसके लिए आज हम आपको बताइए कि फर्स्ट एड किट आपको अपने घर में एक फर्स्ट एड किट बना के रखनी है, कि उसमें जो जो इम्पोर्टेड आपके सामान होते हैं, टैबलेट्स होगी आपकी, कौन कौन सी दवाइयाँ जो आप अपने घर पे रखनी चाहिए, एक फर्स्ट एड किट बनानी चाहिए ताकि जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है आप उसको दे सको। ये एक फर्स्ट एड बॉक्स जो आप अपने घर पे बना के रख सकते हो। ऐसा कौन कौन सा एसेंशियल सामान है जो आपका होना चाहिए। तो फर्स्ट है आपका ये कॉटन पैड, एवरीवन नो अबाउट दैट, ठीक है, कॉटन सबने देखी होगी। नेक्स्ट ये है बीटाडीन, ये बीटाडीन है, ये आपकी लिक्विड फॉर्म में भी आती है और ये आपकी ट्यूब के फॉर्म में भी आती है, ठीक है। ये वुंड, जब आपकी कोई भी वुंड वगैरह हो जाता है, कट या इंजरी हो जाती है, तो ये उसको क्लीन करने के लिए होती है, ठीक है। आपके कोई कट लग गया, ब्लीडिंग होने लग गई, तो आपके वहाँ पे डस्ट, आप जैसे कोई स्टूडेंट है वो खेलते खेलते गिर गया, तो नीचे काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं आपके, तो जब आपको चोट लगती है तो आपके वहाँ पे आसपास क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो जाते हैं। अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे तो वो आपके अंदर इन्फेक्शन कोज करेंगे, यानी कि सेप्सिस प्रोड्यूस हो जाता है उससे। तो उसको ट्रीटमेंट उसमें देने से पहले, कोई भी दवाई लगाने से पहले आप उसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो वो हम किससे करते हैं, बीटाडीन से।
अगर आपके पास बीटाडीन अवेलेबल नहीं है तो आप इसको नॉर्मल रनिंग वाटर में भी साफ़ कर सकते हो, कि आपने टैप ऑन किया, देन आपने वॉश किया, तो जो आसपास के बैक्टीरियाज है वो आपके क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे, ठीक है। और देन उसके बाद अगर आपके पास फर्स्ट एड किट है आपने बना रखी है, तो आप ये बीटाडीन ले सकते हो। आपने नॉर्मल रनिंग वाटर से उसको क्लीन करना है, देन आपने उस पर क्या लगाना है, बीटाडीन से उसको क्या करोगे, आप क्लीन करोगे। बीटाडीन से क्लीन करने के बाद जो ट्यूब फॉर्म में आती है बीटाडीन, उसको आप क्या करोगे, अपने कट पे लगाओगे। देन ये होते हैं गोज पीसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, गोज पीसेस। इस पे हम बीटाडीन को लगाएंगे। आपके सपोज अगर आपके यहाँ पे कट है तो आप इस पे बीटाडीन लगाओगे, इसको ऐसे अप्लाई करोगे। ये हमने पैकेट में बंद कर रखे क्योंकि ये स्टेराइल्स हैं। स्टेराइल का मतलब पता है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस, कि अगर ये ऐसे ओपन होते तो मैं इस पर जैसे टच करती या फिर कभी मेरे को इंजरी हुई, मैंने उस पर अप्लाई किया, तो वो तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो ये हम इसको स्टेराइल कंडीशन में रखते हैं, इसलिए क्या है, पैक है। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। देन आपने बीटाडीन लगाई, कट पे यूँ प्लेस किया, दैट इज़ अ गोज पीस। ये है बैंडेज। ये हमारे पास 3 साइजेस की बैंडेज है। अकॉर्डिंग टू योर कट एंड वुंड, कि आपका वुंड कितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ योर, ये होगी आपकी 2 इंचेस, ये आपकी 4 एंड ये आपकी 6, ठीक है। ये है साइज़ के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको स्मॉल वुंड है तो आप ये छोटी यूज़ कर सकते हो, देन ये एंड देन ये, ठीक है। ये डिपेंड करती है कि आपका जो कट है या वुंड है उसका क्या साइज़ है। आपने ये गोज पीस, आपने ये वुंड पे गोज पीस अपना अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, ये बैंडेज से आप इसको बांध सकते हो, ठीक है। तो ये होगी आपकी एक शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, कि जब तक आप हॉस्पिटल जाओगे तो तब तक क्या हो गया, आपका जो ब्लड है वो आपका रुक गया, ब्लीड आपका होने से रुक गया। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो क्या होगा, आपका ब्लीड होता रहेगा। आप हॉस्पिटल गए हो, 30 मिनट्स का आपका डिस्टेंस है, देन रास्ते में क्या होगा, आपका ब्लीड होता रहेगा। और अगर यही चीज़ आपको पता है, इसके बारे में ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट की कंडीशन को और सीवियर या फिर और मतलब ख़राब होने से बढ़िया आप उसको बचा सकते हो, अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, आपने अपने घर में फर्स्ट एड किट वगैरह बना रखी है तो, ठीक है। नेक्स्ट एवरीवन नो अबाउट दैट स्टिकिंग बैंडेज। ये तो सबने यूज़ की होगी कॉमनली, ठीक है। जैसे आपको कोई भी माइनर कट वगैरह आता है तो आप ये स्टिकिंग होती है, इसको ऐसे ओपन करते ही स्टिक हो जाती है, ठीक है। इसको एक बार दिखा देते हैं। स्टिकिंग बैंडेज है, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, कि आपके अगर यहाँ पे कोई भी कट हो गया, फिंगर में स्मॉल कट हो गया, तो हम फिंगर में इतनी बड़ी बैंडेज तो बांधने की नहीं, आप इससे भी कर सकते हो। सपोज जैसे फिंगर दिखाना आपकी, मैं इन पे अप्लाई करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। फिंगर सामने रखो, जैसे इनके यहाँ पे कट है तो आप इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हो। दैट इज शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के लिए होता है ये, ठीक है। ये आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ये रख सकते हो। नेक्स्ट है इसमें सीजर्स। सीजर आपकी फर्स्ट एड किट में होगी, किस लिए, कि जब आप बैंडेज को बांध रहे हो, बांधने के बाद लास्ट में आप उसको कट करोगे, जितनी आपको चाहिए उतनी आपने यूज़ की, देन बाकी आपने कट ऑफ कर दी, तो ये सीजर्स होती है इसलिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट, हमने बात करी कट एंड ब्लीडिंग के बारे में, कि शॉर्ट टर्म कैसे ट्रीटमेंट करना है। एनी डाउट, ठीक है, समझ आ गया सबको? आर यू कंफर्टेबल विद माई लैंग्वेज? लैंग्वेज समझ आ रही है ना सबको? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्न के बारे में, ठीक है। कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई भी आपके घर में कोई चीज़ बन रही है, गर्म पानी हो गया, चाय होगी, अगर वो आपके ऊपर गिर जाती है तो आपको क्या हो जाएगा, बर्न, यानी कि जल जाएगा। तो उसके लिए भी हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, उस पर हल्दी लगाते हैं घर पे। हमारे बड़े बूढ़े होते क्या होता है कि जल गए तो आप उस पर हल्दी लगा लो, पर नहीं, हमको हल्दी नहीं लगानी, हमको टोटली अवॉइड करनी है इस सब चीज़ों को। क्यों? उससे क्या होगा, वही आपका सेप्सिस होगा, इन्फेक्शन, इरिटेशन कोज होगी, और आपका जो वुंड है, आपका जो बर्न है, वो आपका क्या हो जाएगा, और सीवियर कंडीशन में हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप उसको, ये है एनएस, ये होता है नॉर्मल सलाइंस, कि ये हमको हमारी फर्स्ट एड किट में रखना है, कि जब आपका, अगर आप, मेरे ये हैंड है, अगर ये बर्न हो गया, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगी, पहले आपको ये एनएस को ओपन करना है, इसको आपको इससे क्या करना है, वॉश आउट करना है, यानी कि इससे हम एनएस से क्लीन करते हैं आपके बर्न एरिया को। एनएस से क्लीन कर सकते हो, या तो आप ऐसे डाल के भी कर सकते हो, या फिर आपने कॉटन ली, कॉटन में इसको डिप किया, देन टैप करके भी आप इसको क्लीन कर सकते हो। अगर एनएस भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मली कोई और चीज़ यूज़ करने से बढ़िया है कि आप उसको रनिंग वाटर में भी
क्लीन कर सकते हो अपने बर्न एरिया को। देन आपने क्या करना है, उसको ड्राई करना है, ये थोड़ी मतलब उसको नेचुरली ड्राई होने देना है। ये नहीं कि आपने कोई चीज़ लिया आप उसे ड्राई कर रहे हो, नहीं, आपने हैंड को अपना वॉश किया, देन उनको नेचुरली ड्राई होने देना है आपने। देन फर्स्ट एड बॉक्स में हम एक ट्यूब रखते हैं, दैट इज़ अ सिल्वर नाइट्रेट। ये ट्यूब कौन सी है, सिल्वर नाइट्रेट। ये आपके बर्न के लिए यूज़ की जाती है कि जब आपके यहाँ पे कोई भी बर्न वगैरह हो गया तो आपने ये ट्यूब लेनी है, देन ट्यूब आपने उस पर क्या करनी है, अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद आप उस पर क्या लगाओगे, एक बैक्टीग्रास होता है, गोज पीस टाइप का होता है, देन आपने उस पर ये अप्लाई करना है। आप ये अप्लाई करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, देन अगेन बैंडेज से आपने कवर किया और फिर आप क्या चले गए, आप डॉक्टर के पास चले गए। इस फर्स्ट एड किट में जो हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट एड में आपको क्या क्या इंटरवेंशंस करने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि इमरजेंसी में दी गई शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, कि इमरजेंसी में आप क्या क्या मेडिकल केयर दे सकते हो। कॉन्शियस अनकॉन्शियस का कॉन्शियस मतलब कि जैसे आप सब हो अभी कॉन्शियसली अवेलेबल हो, आप सब अवेयर हो, अभी मेंटली अवेयर हो आप सारे, ठीक है। अनकॉन्शियस क्या होता है कि जो पेशेंट बेहोश हो जाता है, ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल बेहोश हो गए तो डैट इज़ अ अनकॉन्शियस कंडीशन। तो चोकिंग में भी हम BLS देंगे, बट लेकिन कब, पहले हम चेक करेंगे पेशेंट का रेस्पॉन्स, कि अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है तो आप उसको CPR नहीं दे सकते हो। अगर पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है तब आप क्या करोगे, फिर आप उसके, जब हम BLS के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि चोकिंग में अगर आपने देखा पेशेंट आपका गले में उसको कुछ फंसा, देन वो सडनली फॉलिंग डाउन, देन वो क्या हो गया, पेशेंट आपका अनकॉन्शियस हो गया। फिर अनकॉन्शियस हो गया, देन आप उसकी चेक करोगे ब्रीथिंग। फर्स्टली तो आप उसका रिस्पॉन्स देखोगे कि अगर आपका फ्रेंड है तो आप उसको नाम देके बोल सकते हो कि मिस्टर हर्ष आर यू ओके। सपोज कि उनका नाम क्या है, हर्ष, आपने उनसे पूछा आर यू ओके, तो अगर उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया दैट मीन्स कि ही इज़ ओके। अगर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया इट मीन्स कि वो अनकॉन्शियस है आपका, ठीक है। तो अगर वो अनकॉन्शियस, उन्होंने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो देन आप उसकी चेक करोगे ब्रीथिंग की वो सांस ले रहा है या फिर नहीं ले रहा। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, उसकी चेस्ट की मूवमेंट से अप एंड डाउन, कि जब आप सांस लेते हो तो आपकी चेस्ट मूवमेंट करती है अप एंड डाउन, ठीक है। या फिर आप अपने हाथ को ऐसे नोज़ के पास ले जाके सेंस कर सकते हो कि वो ब्रीथिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ब्रीथिंग अपसेंट है देन आप उसकी पल्स देखते हो, हार्ट रेट, अगर उसका हार्ट भी बीट नहीं कर रहा देन आप स्टार्ट करते हो आपका CPR देना, ठीक है। ये होता है आपकी चोकिंग कंडीशन। अगर हम देखें चोकिंग में पेशेंट आपका अनकॉन्शियस है, आपका फ्रेंड है, उसका जो गला है वो आपका चोक हो गया है, आपने देखा उसको ऐसे पकड़ो, इट मीन्स कि वो कॉन्शियस तो है बट उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग लेने में। तो देन आप क्या कर सकते हो, देन आप उसको 5 स्लैप्स दोगे शोल्डर ब्लेड्स में। तो आप इनको 5 वो चौका, आप इनको स्लैप्स दो, इनको शोल्डर ब्लेड्स पे 5 ऐसे साइड में खड़े हो जाओ, हाँ। तो ये 5 बैक स्लैप्स देंगे इनको ऐसे थोड़ा। ये जो आपकी, अगर आप यहाँ से सेकंड साइड ना, अगर आप इससे इसको ऐसे प्रेशर दोगे तो इतना नहीं लगेगा, आपको प्रेशर देना है इससे, क्योंकि ये चीज़ आपकी कैसी होती है, हार्ड होती है। इससे अगर आप प्रेशर दोगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देखो 1 2 3 4 5, आप इनको 5 बैक स्लैप्स दोगे कि अगर आपने देखा अगर वो चीज़ बाहर आ जाती है तो दैट्स ओके, अगर वो चीज़ बाहर नहीं आती है तो फिर क्या करोगे, आप इनको कफिंग के लिए इंकरेज करोगे। आप इधर ही खड़े रहो, आप इनको कफिंग के लिए इंकरेज करोगे कि आप कफ करो, क्योंकि आपकी जो चीज़ एयरवे में आपकी ऑब्स्ट्रक्ट हुई पड़ी है, अगर वो कफिंग करेंगे तो वो बाहर आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ में ये चीज़ तो क्या है, पहले आप उसको 5 शोल्डर ब्लेड्स में ऐसे स्लैप करोगे, 5 बैक स्लैप्स करनी है आपको। अगर वो आपका जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो उन्होंने एंगल्फ कर लिया, अगर वो बाहर आ जाता है तो दैट्स ओके, और अगर वो नहीं आता तो आप क्या करोगे, इनको कफिंग के लिए इंकरेज करोगे। देन हम उसके बाद देते हैं हम उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट। उसमें एब्डोमिनल थ्रस्ट में, अब एब्डोमिनल थ्रस्ट आप कैसे देते हो वो आपको ये दोनों देख के बताएंगे, आप अंशु को देना। सपोज इनको चोकिंग होगी, ठीक है, अब यह इनको एब्डोमिनल थ्रस्ट दे के बताएंगे कि आपको कैसे देनी है। ये जो आपकी रिब्स होती है ना चेस्ट में, आप सब फील करके देख सकते हो, इसके जस्ट नीचे जो ये आपको एक ग्रुप सा दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ये हैंड आपको ऐसे रखना है और दूसरा ऐसे करना है जैसे इन्होंने अप्लाई कर रखा है ये, ठीक है, एक फिच सा बना के, देन ऐसे, और फिर इनको प्रेशर देना है, प्रेशर दो। और ये आप आगे की साइड थोड़ा, हाँ, इन्होंने गला पकड़ रखा है। आप जब यहाँ पे ऐसे प्रेशर दोगे, इसको प्रेशर देने से क्या होगा, आपके अंदर की तरफ प्रेशर बनेगा, तो जो वो चीज़ है वो आपकी क्या हो जाएगी, बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। फर्स्ट की, जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसने कोई भी कॉइन वगैरह एंगल्फ कर लिया, तो जो हमारे जो घर में कई पेरेंट्स बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लाइंडली फिंगर अंदर इंसर्ट करते हैं उनके माउथ में, कि उन्होंने उनका माउथ ओपन करके देखा नहीं कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो उन्होंने क्या किया, ब्लाइंडली अपनी फिंगर्स को बच्चे के माउथ में डालते हैं और वैसे इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं। देखा होगा सबने ऐसे ही करते हैं ना, बच्चों ने कुछ मुंह में डाल दिया तो पेरेंट्स क्या करेंगे,
ये होता है लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, कि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं पता। अगर सपोज उन्होंने देखा ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है वो आपको अपीयर हो रहा है आपके नेक में, तो उन्होंने क्या किया, ब्लाइंडली फिंगर को इंसर्ट किया बच्चे के माउथ में और उसको पीछे की तरफ धक्का दे दिया, तो इससे क्या होगा, कंडीशन और सीवियर हो जाएगी। तो आपको ब्लाइंडली फिंगर भी इंसर्ट नहीं करनी है, तो उसको भी आपको क्या करना है, टोटली अवॉइड करना है। आपको फिंगर कब इंसर्ट करनी है, आप देखोगे आपने बच्चे का माउथ ओपन कराया, देन आपने देखा कि आपको अंदर ऑब्जेक्ट सीन हो रहा है, तो अगर वो आपको विजिबल है देन आप उसको निकाल सकते हो, पर ब्लाइंडली आपको बिना देखे फिंगर को इंसर्ट नहीं करना। आप ऐसे पीछे से टैप टैप कर सकते हो। और अगर कोई न्यू बॉर्न टाइप इन्फेंट है 1 ईयर का 2 ईयर्स का है, तो आप उसको लेके आप उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं दे सकते। जो अभी हमने आपको बताया एब्डोमिनल में प्रेशर देने वाला, ये आप दे सकते हो एडल्ट्स को, यानी कि अबव द 16 या अबव 18 के जो अबव एज के जो बच्चे हैं आप उनको एब्डोमिनल थ्रस्ट दे सकते हो। बट आप जो आपके इन्फेंट्स है, चिल्ड्रंस है, मतलब अप टू द 6 ईयर्स के जो आपके चिल्ड्रंस हैं, उनको आप एब्डोमिनल थ्रस्ट नहीं दे सकते। उनको आप क्या करोगे, बैक स्लैप्स ही करोगे। ठीक है, चोकिंग का क्लियर हो गया आप सबको कि जब चोक हो जाएगा आपको तो आपको क्या करना है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैक्चर की, कि फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन का फ्रैक्चर हो जाना। अब वो आपका माइनर भी हो सकता है और वो आपका मेजर भी हो सकता है। अगर हम बात करें आपका कि जैसे ये आपकी एल्बो है, मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मेरा कोई भी फ्रैक्चर हो गया है इसके बीच में, तो हॉस्पिटल जाने तक का जो डिस्टेंस है तब तक आप उसको शॉर्ट टर्म आप क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो। ठीक है, मेरे यहाँ पे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हम कहीं भी अगर आपके फ्रैक्चर है, यानी कि आपकी एल्बो में कहीं भी आपका माइनर फ्रैक्चर हो जाता है, सपोज मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर है और मैंने कुछ भी शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट नहीं की, मैं ऐसे डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो मेरे डिस्टेंस में मेरी हैंड की मूवमेंट होगी, तो वहाँ तक अगर मेरी फ्रैक्चर वाली जगह को अगर मैं और ज़्यादा मूवमेंट करवाऊँगी तो क्या होगा, फ्रैक्चर मेरा बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि जब तक मेरे को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल जाती, मैं हॉस्पिटल नहीं चली जाती, तब तक मुझे अपने इस पार्ट को कैसा रखना है, इमूवेबल, यानी कि मुझे इसकी मूवमेंट नहीं करानी। तो मैं इसको स्टेबल करने के लिए क्या कर सकती हूँ कि अब आपके आसपास, जैसे ये आपको पता है ये गत्ता है, जो भी कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, ये तो आपको आसपास कहीं भी मिल जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके स्ट्रेट हो, तो इससे आप क्या कर सकते हो, सपोज मेरे एल्बो में कोई भी फ्रैक्चर हुआ है, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कहीं भी ये हो, या फिर आपके पास कोई वुडन का कार्डबोर्ड हो, मतलब कोई भी स्ट्रेट थिंग्स, कि जैसे मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर है, मैंने इसको इस पर प्लेस किया, देन इसको टाई अप करूँ, तो आप ऐसे अगर आपके पास ये है तो आप इससे भी इसको बांध सकते हो। अदरवाइज आपके पास कोई जैसे चुन्नी, कोई भी क्लोथिंग वगैरह हो क्लीन, तो आप उससे भी इसको ऐसे टाई अप कर सकते हो। अब इससे क्या होगा कि जब तक मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ तो मेरा ये स्ट्रेट रहेगा, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, जो मेरी जो कंडीशन है वो ज़्यादा सीवियर नहीं होगी। मतलब ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है फ्रैक्चर की। देन मैं हॉस्पिटल गई, मैंने फिर डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। तो दैट इज़ योर टेम्पररी, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है ये आपका फ्रैक्चर का। ठीक है, नेक्स्ट ये तो थी अगर आपके एल्बो में होता है कि यहाँ पे अगर आपके कहीं भी बीच में फ्रैक्चर है, तो आप इसको एक इमूवेबल रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। देन अगर आपके शोल्डर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो मेरे लिए आपके शोल्डर की क्या मूवमेंट होती है, आपको हो गया फ्लेक्शन, हो गया एक्सटेंशन, देन ये रोटेशन मूवमेंट। इसमें आपका जो शोल्डर जॉइंट है ये आपका मूवेबल हो रहा है इसमें, कि मैंने कोई भी चीज़ ऐसे अप एंड डाउन करी, इट मीन्स कि मेरा शोल्डर जॉइंट इसमें काम कर रहा है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपका जो शोल्डर जॉइंट है ये आपका मूव ना करे, तो आप एक स्लिंग बना सकते हो। इससे क्या होगा कि मेरा शोल्डर मूवमेंट नहीं करेगा। अब सपोज मेरा हाथ जैसे बाहर है, तो मैं अगर नॉर्मल मूवमेंट कर रही हूँ, तो ये मेरा ऐसे चल रहा है, हाथ आपका मूवमेंट हो रही है शोल्डर, तो इसको आप स्टेबल करने के लिए क्या कर सकते हो, ऐसे एक स्लिंग बना सकते हो। ये तो आप किसी भी दुपट्टे चुन्नी से इमरजेंसी के लिए बना सकते हो, ये तो सबके पास मिल ही जाएगा, कभी क्लोथिंग वगैरह ये तो आपके पास ईजिली अवेलेबल होता है, सबके घर में है कहीं भी। तो आप ऐसे अपने हैंड को ऐसे कर सकते हो कि जब तक आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो ये आपका क्या है, ये जो शोल्डर आपका जॉइंट है ये कैसा है, ये आपका मूवमेंट नहीं कर रहा है। फिर देन आप हॉस्पिटल गए तो फिर आपको डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट की तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट में हम देते हैं पेशेंट को CPR। CPR इज स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो से आप क्या समझते हो, कार्डियो वर्ड किसके लिए यूज होता है, आपके हार्ट के लिए। पल्मोनरी वर्ड इज यूज फॉर योर लंग्स, एंड रिससिटेशन का मतलब होता है अदर से रिगेन करना। लाइक आपके कार्डियक अरेस्ट एक कंडीशन होती है। कार्डियक मीन्स हार्ट, एंड अरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना था पुलिस चोर को अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट कर लिया यानी कि उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, उसकी मूवमेंट को
रोक दिया, ठीक है। कार्डियक मीन्स हार्ट अरेस्ट होना, यानी कि कार्डियक आपका अरेस्ट हो जाए। आपका जो हार्ट है कैसे काम करता है, पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स, ऐसे तो ब्लड पंप करता है आपका हार्ट। अगर आपका हार्ट अरेस्ट हो गया, इट मीन्स कि वो एक मूवमेंट में क्या हो गया, आपका रुक गया वहीं पे, तो वो आपका ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या ट्रीटमेंट देनी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो BLS होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में दिया जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का मतलब ये होता है जो पेशेंट होता है वो आपका ऑलमोस्ट डेड होता है। कि देखा आप, जैसे BLS आपके लिए इसलिए ज़रूरी है, जैसे आप सबको इसकी ट्रेनिंग नॉर्मली आनी चाहिए कि आप जैसे कहीं भी बाहर जा रहे हो, ठीक है, आप बाहर कहीं घूमने गए, आपने देखा कि सडनली कोई भी है पर्सन, वो आपका गिर गया, यानी कि एकदम से बेहोश हो गया, तो आप उसके पास जाओगे तो फर्स्ट है कि हम क्या चेक करेंगे, हम उसका रिस्पॉन्स देखेंगे। आप रिस्पॉन्स, अब आपको अननोन है कोई, आपको उसका नाम तो पता नहीं है कि आप उसका नाम लेके बोलो कि हाँ मिस्टर XYZ आर यू ओके, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे आर यू ओके। आपको उसके शोल्डर्स पे पहले टैप टैप करना है कि आर यू ओके, आर यू ओके। फर्स्ट आप उसका क्या चेक करोगे, रिस्पॉन्स। अगर आपके टैप टैप करने से अगर वो कॉन्शियसनेस में आ गए, यानी कि उन्होंने अपनी आइज़ ओपन करी, आपको रिस्पॉन्स दिया, इट मीन्स की कंडीशन ठीक है पेशेंट की। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो देन आपको क्या करना है, आपको उनकी पल्स चेक करनी है। पल्स हम कहाँ से चेक करते हैं, पल्स की मेनली होती है आपकी 9 साइट्स, पर हम CPR में जो हम पल्स देखते हैं वो हम देखते हैं कैरोटिड पल्स। ये आपकी होती है रेडियल पल्स। ये आपकी कौन सी बोन होती है, रेडियल बोन, जो ये आपके थंब के साइड में, दैट इज़ योर रेडियल बोन। तो इसके ऊपर जो हम फील करते हैं दैट इज़ योर रेडियल पल्स। कि नॉर्मल आप रेडियल पल्स देख सकते हो। अगर आपको ये नहीं मिल रही तो हम फाइनली कंफर्मेशन के लिए हम पल्स देखते हैं कैरोटिड पल्स, वो होती है आपके यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे फील कर सकते हो, आपकी कैरोटिड पल्स होगी, आप सबको फील होगी। तो हम क्या देखेंगे उस पर्सन की, पहले कैरोटिड पल्स को फील करेंगे। आपने देखा कैरोटिड भी आपकी एब्सेंट है, आपने उनकी ब्रीथिंग देखी, चेस्ट की मूवमेंट अप एंड डाउन वो आपकी नहीं हो रही है, हैंड को आप उसके नोज़ के पास लेके गए, सेंसेशन फील नहीं हो रहा है आपको, तो इट मीन्स कि उनकी पल्स भी एब्सेंट है, उनका पल्स रेट है, पल्स भी एब्सेंट है, और उनकी ब्रीथिंग है वो भी आपकी एब्सेंट है। दैट मीन्स कि पेशेंट आपका कैसा हो चुका है, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। तो विद इन अ सेकेंड्स आपको क्या करना है, आपको CPR देना स्टार्ट कर देना है। CPR में हम क्या देते हैं, पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देंगे, उसकी चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, और चेस्ट कंप्रेशन के बाद हम उसको कह देंगे ब्रीथिंग देंगे, क्योंकि आपका जो हार्ट है, हार्ट को पंप कराने के लिए हम उसको कंप्रेशर देते हैं। और फिर उसके बाद वो जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन भी तो चाहिए। आपके जो ब्लड में क्या चीज़ फ्लो करती है आपकी पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन, तो वो हम कैसे देंगे उसको, ब्रीथिंग। तो जब आप आप हॉस्पिटल की बात करते हो एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे तो हमारे पास एक एम्बू बैग होता है, ऑक्सीजन पंप वगैरह होते हैं आपके पास देने के लिए। आप जब तक आपके पास मेडिकल की टीम नहीं आ जाती, जो आपने जिसको इन्फॉर्म किया इमरजेंसी में, एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ जाती, तब तक के लिए आप उसको शॉर्ट टर्म क्या ट्रीटमेंट दे सकते हो, आप उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे सकते हो, चेस्ट कंप्रेशन दोगे आप। अब चेस्ट कंप्रेशन हमको कहाँ देना है, तो उसकी क्या लोकेशन है, अगर हम बेसिकली हम लोकेशन देखते हैं तो वो आपकी होगी 5th इंटरकोस्टल मसल्स। 5th इंटरकोस्टल मसल्स, अब आप सोचोगे कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या होता है, जो आप रिब्स, पता है सबको क्या होती है, रिब्स, एवरीवन नोज, ये जो आपके चेस्ट पे बोन्स है दैट इज योर रिब्स। तो आपकी कितनी होती है, ये होती है आपकी 12 इन पेयर्स में, ठीक है, 12 ईच साइड होंगी आपकी, 12 इधर और 12 आपकी कैसे होंगी, इधर होंगी। तो फर्स्ट रिब्स एंड सेकंड रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, और सेकंड और थर्ड रिब्स के बीच में जो स्पेस होगा दैट इज योर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। तो ऐसे जो आपका 5th नंबर का इंटरकोस्टल स्पेस होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा, हार्ट आपका प्रेजेंट होता है। हार्ट आपका कहाँ होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, सबको पता है लेफ्ट साइड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आपके लेफ्ट साइड में 5th नंबर की जो इंटरकोस्टल स्पेस होगी, वहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्रेशर स्टार्ट कर देने हैं। तो अभी हम आपको CPR दे के बताएंगे कि डेमो कैसे CPR देते हैं, ठीक है। नो रिस्पॉन्स, इन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और सेकंड वन कि आपको क्या करना है, आपको उस इंडिविजुअल को आपको पहले देखना है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब ये है कि जब आप उसको CPR को परफॉर्म कर रहे हो तो वो जो नीचे का जो सरफेस है वो एकदम फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। अगर सपोज आपने उसको किसी के ऊपर लिटाया जो खुद ही थोड़ा प्लफिस है, तो जब आप उसको प्रेशर दोगे तो वो प्रेशर तो, जैसे आपने किसी को गद्दे पे लिटा दिया, आपने उस पर प्रेशर दोगे तो गद्दा ही तो अंदर जाएगा, तो उसका कंप्रेशर हार्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो आपका वो वेस्ट है देना। तो सबसे पहले आपको देखनी है सीन सेफ्टी की, आपका जो पेशेंट है वो आपका एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस में होना चाहिए, ठीक है। ये पेशेंट है, आपने इसको फ्लैट सरफेस में इसको लिटा दिया, देन आपने इसका रिस्पॉन्स चेक किया, कैसे, आर यू ओके, टैपिंग द शोल्डर, शोल्डर्स पे टैप करके आपने इनका रिस्पॉन्स चेक किया, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, देन क्या करोगे, ब्रीथिंग आपने चेक करी,
फिंगर्स को नोज के पास लेके गए, आपने देखा कि सेंसेशन अवेलेबल नहीं है, कि ब्रीथिंग नहीं ले रहा, और आप इसकी चेस्ट मूवमेंट को भी देख सकते हो अप एंड डाउन हो रही है या नहीं हो रही। अगर अप एंड डाउन नहीं हो रही दैट मीन्स कि ब्रीथिंग अब्सेंट है आपकी, ठीक है। फिर आपने इनकी कैरोटिड पल्स को चेक किया, आपको फील नहीं हो रही है इतनी पल्स भी आपकी अब्सेंट है, ब्रीथिंग भी अब्सेंट है, तो देन आप क्या करोगे, इमीडिएटली आप स्टार्ट कर दोगे CPR यानी कि चेस्ट कंप्रेशर। अब कितने चेस्ट कंप्रेशर देने हैं और कितनी ब्रीथिंग देनी है, इनका भी एक रेशियो होता है। तो आपको 30 तो चेस्ट कंप्रेशर देने हैं, 30 चेस्ट को कंप्रेस करोगे आप 30 टाइम्स, देन आप दोगे 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है आपको, ठीक है। तो आप जो चेस्ट कंप्रेशर दे रहे हो, अब मेन क्वेश्चन कि आपको कितना सप्रेस करना है उसको, तो ये होता है आपके एज के अकॉर्डिंग। अगर कोई एडल्ट है यानी कि अगर उसकी एज 18 अबव है, अडल्ट है, जैसे आप सब एडल्ट्स में आते हो कि अबव द 18 टू 40 टू 45 के जो बीच के एज के क्राइटेरिया के जो पर्सन्स होते हैं, उस पर हम देते हैं आपको 1.5 इंचेस। हमको इतना कंप्रेशर देना है कि अब 1.5 इंच है वो अंदर आपकी जो रिब्स है वो आप क्या हो जाए, आपकी सप्रेस हो जाए, कि आपको जो प्रेशर देना है इतना देना है। तो कई बार क्या होता है कि CPR देते देते आपकी जो लोअर रिब्स होती हैं वो आपकी ब्रेक डाउन भी हो जाती है, बट उस टाइम हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, पेशेंट को बचाना। तो रिब्स है उसका तो ट्रीटमेंट हम बाद में भी कर सकते हैं, एक इंसान है जो मर रहा है उसका फर्स्ट हमारा क्या प्रायोरिटी है, उसको बचाना। तो अब ये आपको बताएंगे दोनों CPR आपको कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। 30 चेस्ट कंप्रेशर देन 2 ब्रीथिंग। अब ये दोनों जा रहे थे, इन्होंने देखा ये फॉलिंग डाउन हो गया, देन अब इन्होंने CPR स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब ये 2 रेस्क्यू हैं, यानी कि जब अगर आप अकेले हो तो भी आप रेस्क्यू दे सकते हो CPR, जैसे कि अब इन्होंने चेस्ट कंप्रेशर दिए तो ये खुद ही ब्रीथिंग देंगे अगर ये अकेले हैं तो। बट अभी इनके साथ ये हैं यानी कि 2 रेस्क्यूज़ हैं, तो क्या करेंगे, ये तो चेस्ट कंप्रेशर देंगे और ये ब्रीथिंग देंगे। अब जब तक आपकी हमने एम्बुलेंस को इतने ये चेस्ट कंप्रेशर देने, इन्होंने इमरजेंसी में कॉल कर दिया, एम्बुलेंस को बुला दिया, ताकि जो स्पेशल टीम है वो आपके आ सके और इनको ट्रीट कर सके। तो तब तक आपको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशर आपको कंटिन्यू रखने हैं। अब ये सिर्फ सिंगल वन है तो ये चेस्ट कंप्रेशर देंगे तो ये थक जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक साइकिल तक जैसे इन्होंने दिया 30 चेस्ट कंप्रेशर दिए, 2 ब्रीथिंग दी, फिर इन्होंने चेस्ट कंप्रेशर दिए, देन उसके बाद ये तो ब्रीथिंग पे आ गए और ये चेस्ट कंप्रेशर देने लग गए। तो उतने जब तक ये कंप्रेशर दे रहे हैं दैट टाइम इनको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा आराम रेस्ट कर सकते हैं। देन फिर अगर फिर भी टीम नहीं आती तो ये अपनी पोजीशंस चेंज करते रहेंगे, ठीक है, ताकि दूसरे को भी रिलैक्स हो सके। स्टार्ट। पहले देखो पोजीशन 5th इंटरकोस्टल मसल्स में, जहाँ पे आपका हार्ट है बिलो द निप्पल्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंड्स को प्लेस करेंगे। आप सबका जो डोमिनेंट हैंड है, डोमिनेंट हैंड क्या होता है, जैसे कई लोग राइट हैंड से लिखते हैं, कई लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, तो जो भी हर सबका एक डोमिनेंट हैंड होता है, कि मोस्टली अगर हम देखें तो सबका राइट हैंड होता है जो डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो वो आपका कहाँ रहेगा, अबव साइड पे। लेफ्ट हैंड आपने प्लेस किया नीचे की साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। देन जो आपका राइट हैंड है आपने इसको क्या किया, ऐसे, आपको ऐसे इसको क्या करना है, इंटरलॉक कर लेना है, यानी कि पकड़ना है। फिर आप क्या करोगे, प्रेशर दोगे, और वो जो प्रेशर है वो आपको इससे प्रेशर देना है, कि ये जो है ये आपका होना चाहिए हार्ट के ऊपर की साइड पे, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा प्रेशर दे सकते हो आप यहाँ से इतना प्रेशर नहीं दे सकते, ये आपकी थोड़ी हार्ड थिंग होती है, तो आप इससे क्या कर सकते हो, अच्छे से प्रेशर दे पाओगे। इन्होंने लेफ्ट हैंड प्लेस किया, राइट इसके ऊपर, और जो ये आपकी एल्बो है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे, ये बैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रेशर दिया वो तो 1.5 इंच तो आपका हाथ ही बैंड हो गया, तो पेशेंट का तो कुछ गया ही नहीं ना, उनका तो हार्ट पंप हुआ ही नहीं, कंप्रेशर ही नहीं पहुंचा उनके हार्ट तक। तो आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको रखना है, देन ऐसे फिंगर्स को लॉक करना है, ऐसे प्लेस करना है, और आपकी जो एल्बोज है बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको स्ट्रेट में कंप्रेसर देना है उसको, ठीक है, इनको बैंड नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। बोल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 ब्रीथिंग देने से पहले आपको क्या करना है, इनका एयरवे क्लियरेंस करना है, कि आपको इनका हेड ऐसे थोड़ा सा अप की साइड करना है, कि आपको चिन को तो ऐसे लिफ्ट करना है और इसको ऐसे पीछे की साइड करोगे, ताकि जो एयर है वो आपका क्या हो, रास्ता बिल्कुल पेटेंट हो सके, यानी कि क्लियर हो सके। आपको इनकी नोज़ को पकड़ना है, देन नोज़ हम क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि आपने माउथ से ब्रीथिंग दी, वो तो आपकी नोज़ से बाहर आ गई एयर, ठीक है। तो आपको नोज़ को पिच करना है, माउथ को ओपन करना है, देन इनको ब्रीथिंग देंगे। 2 ब्रीथिंग्स देनी है। उन्होंने 30 चेस्ट कंप्रेशर किए, देन उन्होंने क्या किया, 2 ब्रीथिंग्स दे दी इनको, फिर चेस्ट कंप्रेशर इन्होंने स्टार्ट कर देने हैं 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
फिर उन्होंने 2 ब्रीथिंग दी। देन ये पोजीशन चेंज कर लेंगे, ये चले जाएंगे चेस्ट कंप्रेशर पे और ये आ जाएंगे ब्रीथिंग में। तो जब तक ये चेस्ट कंप्रेशर देंगे इनको क्या हो जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा थोड़ा। देन ये अगेन साइकिल, बस रहने दो आप। हो गया, समझ आ गया सबको? आपका नाम बताइए, क्या नाम है? विशाल सिंह। विशाल सिंह। फादर नेम? मिस्टर योगेश सिंह। योगेश सिंह, ठीक है। आप कौन से स्कूल के स्टूडेंट हैं? आपका स्कूल का नाम? रेवती देवी आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और अभी जैसे आपको फर्स्ट एड के बारे में पहले कितनी इन्फॉर्मेशन थी, और अब जब हमने ये फर्स्ट एड का जो सेशन किया है आज, इतना सारा कुछ बेसिक जो लाइफ सपोर्ट है इसके बारे में हमने जो डिस्कशन किया है, तो इसमें आपने कितना कुछ सीखा है, नहीं सीखा है, और क्या ऐसे हर स्टूडेंट्स को इतना पता होता है और कितना ज़रूरी है ये पता होना, उसके बारे में बताइए आप। एवरेज पता था, पर सर ने जो बताया मेडिकल किट में क्या क्या होना ज़रूरी है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इससे मैं अब जो एक्स्ट्रा सामान इसमें है मेडिकल किट में वो मैं भी रखूँगा। ओके, पहले आपके इतना पता नहीं था कि फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एवरेज पता था। एवरेज पता थी, कुछ चीज़ें थी, मतलब क्लियरिटी नहीं थी। बट ये सेशन के बाद में आपको पता चला कि एटलीस्ट फर्स्ट एड किट में हमारे घर में क्या क्या चीज़ें जरूरी होनी चाहिए, राइट? इससे आपकी और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। सो आई होप आप भी घर में एक अच्छी फर्स्ट एड किट आप अपने पास रखोगे। ओके सर। क्लियर? थैंक यू। अपना नाम बताओ, स्कूल का नाम बताओ। जो मेरा नाम झिलमिल है और मैं रेवती देवी आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। जो मैम ने मेरे को सेशन दिया उससे पहले थोड़ी बहुत नॉलेज थी, पर उसके सेशन देने के बाद अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। और जो फर्स्ट एड में क्या क्या मेडिसिन और टैबलेट्स वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो भी पता चल गई कि क्या क्या जो थिंग्स है वो हमें अपनी किट में रखनी चाहिए। क्या आपको पहले पता था? हाँ, थोड़ा बहुत पता था। अब थोड़ी और क्लियरिटी आई है। हाँ, अब बेसिक जो चीज़ें, घर में कोई चोट लग जाती है, कोई कट लग जाता है, क्या आपको पता था कि ये सही तरीका है? पहले थोड़ा बहुत पता था पर क्लियर नहीं था। क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली क्या एकदम से स्टेप क्या लेना चाहिए, सही तरीका क्या होता है जिससे इन्फेक्शन भी ना हो। वो चीज़ों की क्लियरिटी आ गई है अब। तो सबसे पहले एक अच्छी फर्स्ट एड किट अपने घर में आपको रखनी है, ठीक है? ओके, थैंक यू।